नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का टाइम पीरियड क्या था? 600 BC। परंतु महाजनपद काल को समझने के लिए हमें ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के साथ इसे कोरिलेट करना होगा। किसके साथ? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के साथ। सबसे पहले आप सबको बताया कि वैदिक कालीन सभ्यता को डेवलप किसने किया? किसने डेवलप किया वैदिक कालीन सभ्यता को? आर्यों ने डेवलप किया। आर्य भारत आए और इन्होंने भारत में आके इस सभ्यता को डेवलप किया। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी सभ्यता डेवलप की? ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में सबसे पहले जो सभ्यता डेवलप हुई ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्य किस रूप में आए थे बताइए? जन के रूप में आए। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है और जन धीरे धीरे जन मिलकर क्या बन जाते हैं? जनपद। और यही जनपद बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? महाजनपद। एक विशाल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखें, ऋग्वैदिक काल में जहां हमें जन एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नजर आता है, तो वहीं एक बड़ी प्रशासनिक इकाई जनपद नजर आती है और यहाँ पर क्या प्रशासनिक इकाई नजर आती है? महाजनपद। अगली बात करें, ऋग्वैदिक काल में लोगों के पास लोहा नहीं था। हल किसके बनते थे? लकड़ी के बनते थे। इसलिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। क्योंकि खेती करने के लिए, जमीन को उर्वरक बनाने के लिए लोहे की एक मजबूत एक धातु की आवश्यकता थी और जो हल बनते थे लकड़ी के वो टूट जाते थे। इसलिए लोग कृषि कम पशुपालन करते थे, दिन भर पशु चराते थे, कोई काम नहीं था इन लोगों को। तो यहाँ जब लोहे की खोज हो जाएगी तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? कृषि। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते। और उत्तर वैदिक काल से आप देखेंगे 1000 से 600 मतलब 400 साल में, 400 वर्षों में कृषि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? कृषि अधिशेष में। तो यहाँ पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय। यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? कृषि। और यहाँ मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? कृषि अधिशेष। सरप्लस की स्थिति में आ गई। जब कृषि सरप्लस की स्थिति में आ जाएगी तो क्या होगा? व्यापार होगा, उद्योग धंधे डेवलप होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति 10 लोगों के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है तो 10 लोग और क्या करेंगे? दूसरे काम करेंगे। बोलिए, वो बचे हुए खाद्यान्न, जो खाद्यान्न या कृषि से संबंध जो भी वस्तु उत्पादित हुई सरप्लस की स्थिति में, तो उसे बेचने जाएंगे। तो व्यापार बाजार, और व्यापार बाजार से क्या डेवलप होगा? नगरीकरण। याद रखें, यहाँ कैसी सब पशुपालन तो ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ कृषि तो अर्ध नगरीय थोड़ी डेवलप हुई। परंतु जहाँ कृषि अधिशेष हो जाएगी तो यहाँ की सभ्यता कैसी हो जाएगी? नगरीकृत। कैसी सभ्यता? नगरीकृत। तो बताइए, भारत में दूसरी बार, सेकंड बार नगरीकरण कहाँ नजर आएगा? महाजनपद काल में। पहली बार नगरीकरण कहाँ नजर आएगा भारत में बताइए? पहली बार नगरीकरण आपको कहाँ नजर आएगा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता या व्यापारीकृत सभ्यता थी। अगली बात करें, यहाँ धातु कौन सी थी? तांबा धातु के साथ चल रहे थे। ये किस धातु के साथ? लोहे के साथ। यहाँ लोहा का और अतिरिक्त उपयोग करने से नगरीकृत और कृषि अधिशेष की स्थिति पैदा हुई। यह सभ्यता कहाँ डेवलप हुई? सिंधु घाटी में। कौन सी? ऋग्वैदिक कालीन। जो सब सभ्यता का आर्यों का पहला जो काल था ऋग्वैदिक काल, वो सिंधु घाटी में से डेवलप हुआ। फिर सिंधु गंगा के मैदानों में प्रवेश किए और अंततः जो नगरीकरण हमें नजर आ रहा है महाजनपद काल में, जैसे कि मगध है, चंपा है ना, वैशाली है, जैसे बड़े बड़े नगर, बनारस है, वो गंगा घाटी में हमें देखने को मिलेंगे। और आप सबको पता है कि गंगा घाटी में जब आर्यों ने विस्तार कर लिया तो एक तरफ तो गंगा की भूमि उपजाऊ है और दूसरी तरफ उनके पास क्या है? लोहा। उनके पास क्या? लोहे के हल है। तो उन्होंने इस उपजाऊ भूमि को लोहे के हल के माध्यम से कृषि भूमि में डेवलप किया बड़े स्तर पर और कृषि से अत्यधिक उत्पादन किया। इसलिए एक भूमि ने, प्राकृतिक संसाधनों ने ही महाजनपद काल में नगरीय, जो अर्ध नगरीय ग्रामीण सभ्यता थी, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? नगरीय। अर्थात परिस्थितियां उत्तर वैदिक काल में या महाजनपद काल में परिस्थितियां ही ऐसी निर्मित हो गई, प्राकृतिक परिस्थितियां, कि लोहा और भूमि ने मिलकर क्या किया? नगरों को जन्म दिया, है ना। अगली बात करें, यहाँ समानता थी। यहाँ कोई मतलब लोग वक्त में क्या करते थे? पशु खेती, कृषि थी नहीं लोगों के पास। क्या नहीं थी? खेती थी नहीं। इसलिए खेती या कृषि भूमि न होने के कारण भूमि या संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। जब संपत्ति की अवधारणा नहीं थी तो समानता थी। अर्थात यहाँ पे जो 4 वर्ण हमें नजर आते हैं, 4 वर्ण नजर आते हैं, आपको पता है सब कुछ, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र। तो ये समानता थी कि एक ही घर में क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है और ब्राह्मण हो सकता है। क्योंकि समानता इसलिए थी क्योंकि संपत्ति नहीं थी ना। परंतु यहाँ जब लोहे का विकास, लोहे की खोज हो जाएगी और कृषि का विकास हो जाएगा तो यहाँ किसकी अवधारणा जन्म ले लेगी? संपत्ति की। तो संपत्ति की अवधारणा ले लेगी तो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों का संपत्ति पर क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा और शूद्र बेचारा संपत्ति से क्या हो जाएगा? वंचित। तो एक वर्ग साधन संपन्न और एक वर्ग साधनहीन। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगी? समाज में विषमता। और आखिरकार यहाँ जाकर यही विषमता किसको जन्म देगी? भेदभाव को। और आप देखेंगे जो जाति प्रथा, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, यहाँ जाति प्रथा जन्म लेगी और जाति प्रथा आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अस्पृश्यता में कन्वर्ट हो जाएगी कि शूद्र को किसी भी प्रकार से संपत्ति का अधिकार, ब्राह्मणों का काम नहीं कर सकता, शूद्र पठन पाठन नहीं कर सकता, उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे
और उसी का सबसे ज्यादा क्या होगा, शोषण होगा। आगे चलते हैं कि राजा की पहचान, राजनीतिक स्थिति थी, राजा की पहचान किससे होती थी, कबीले से, क्योंकि राजा के पास कुछ था ही नहीं युद्ध करने के लिए, लकड़ी के हथियार होते थे, पर लोहे की खोज से यहाँ राजा की संपत्ति, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजा दैवीय सिद्धांत से प्रचालित होने लगा। राजा पहले युद्ध करता था गाय के लिए, अब युद्ध किसके लिए निकलने लगा, कृषि भूमि के लिए, बोलो। तो उसकी और ऊपर से लोहे के उपकरण बनने लगे, लोहे के हथियार बनने लगे, राजा युद्ध करने लगा, राजा राष्ट्रीय युद्ध करने लगा, राजा कहने लगा मैं देवता हूँ। राजा की शक्ति में वृद्धि होगी तो आगे चलकर राजा से कबीले की पहचान होगी, उल्टा हो जाएगा कि राजा के नाम से कबीला जाना जाएगा। अरे वो अशोक, राजा अशोक के नाम से मगध जाना जाएगा। पहले मगध के नाम से राजा जाना जाता था। सोचो कितना, मतलब राजा, पहले राजा पर अंकुश था, जनता का राजा पर अंकुश था, सभा समिति जैसी संस्थाओं का। परंतु जब उत्तर वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल में देखेंगे, राजा कहेगा मैं देवता हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, तुम मेरे ऊपर किसी प्रकार का गुण, राजा निरंकुश नजर आएगा, है ना। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था किसमें बदल जाएगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो राजतंत्र में बदल जाएगी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ राजा की जहाँ चुनाव होता था ऋग्वैदिक काल में, पर यहाँ राजा का चुनाव नहीं होगा, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और दूसरी बात, धर्म कैसा था बताइए, ऋग्वैदिक काल में धर्म कैसा था, लोगों के पास संपत्ति नहीं थी, यज्ञ तो करते थे पर वो कर्मकांड रहे थे, क्योंकि कुछ हो बलि बलि देने के लिए पैसा वैसा होते थे, तो अधिकांश लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। सहज और सरल था धर्म, प्रकृति पूजक थे कि हमें भाई बच्चे देना और हमारी गाय और हमारे पशुओं को सुरक्षित रखना। परंतु आगे चलकर जब संपत्ति की अवधारणा जन्म ले लेगी उत्तर वैदिक काल में, तो यज्ञ की प्रधानता हो जाएगी, किसकी, यज्ञ की। यज्ञ में मंत्रों का उच्च मतलब सरल तरीके से उच्चारण होना चाहिए, और इस सब के लिए किसका प्रमुखता हो जाएगी, ब्राह्मण, सब जगह ब्राह्मण को पूजा जाएगा, बोलो। तो यहाँ धीरे धीरे आगे चलकर धर्म में क्या, महाजनपद काल में धर्म में क्या व्याप्त हो जाएगा, कर्मकांड। यज्ञ में बलि दी जा रही है पशुओं की, बोलो। शूद्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि वो यज्ञ नहीं कर सकते, वो संस्कार नहीं कर सकते, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो समाज में यहाँ धर्म में भी कर्मकांड नजर आएगा, राजा भी निरंकुश नजर आएगा, साथ में चरम पर भेदभाव होगा, महिलाओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ की महिलाओं की दयनीय स्थिति क्यों हो जाएगी, महिलाओं को जुए शराब के इस्तेमाल क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि जब महिला की शादी होती है तो दहेज प्रथा देखने को मिलेगी, और आप सबको पता है कि कोई भी पिता नहीं चाहता, कोई भी परिवार नहीं चाहेगा इस समय कि मेरी बेटी के साथ मेरी संपत्ति जाए। तो महिला को किस नजर से देखा जाएगा, महिला को एक देखा जाएगा कि यार ये महिला ना, मतलब इसकी विवाह करेंगे तो वही संपत्ति चली जाएगी, तो महिला को हीन नजरों से देखा जाएगा, हीन भावना से देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शूद्रों की स्थिति भी खराब, धर्म की भी जो मूल स्वरूप था वो भी विकृत नजर आएगा, और राजा भी जनता पर जबरन के क्या लगाएगा, कर लगाएगा, नियंत्रण लगाएगा विभिन्न प्रकार से, और जातिगत प्रथाएं भेदभाव नजर आएंगे यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, महाजनपद काल में जब धर्म में, समाज में, राजनीति में कर्मकांड और शोषण मौजूद होगा, तो इसलिए ही महाजनपद काल इन सब से, जाति प्रथा से, अस्पृश्यता से, महिलाओं की दयनीय स्थिति से, दासों की स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ नए धर्मों का, इसलिए ही तो क्या होगा, जैन धर्म और आपका बुद्ध धर्म नजर आता है, और यही धर्म भारत में पुनर्जागरण, रेनेसां लाने का काम करते हैं कि किसी भी प्रकार से मनुष्य को जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर शोषण या भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए, व्यक्ति कर्म से प्रधान होता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ये सभी धर्म यही कहते नजर आएंगे। दासों को मुक्ति की बात कही जाएगी, कर्मकांड रहित एक समाज की स्थापना की बात कही जा रही होगी। तो नवीन धर्मों के उदय के पीछे कारण था महाजनपद काल में व्याप्त कर्मकांड, जाति प्रथा। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया था ऋग्वैदिक काल में जहाँ कोई विषमता नहीं थी, ना महिलाओं को लेकर, ना शूद्रों को लेकर, ना राजा को लेकर, सब एक साथ समानता का व्यवहार करते हुए बिना संपत्ति के साथ एक साथ रह रहे थे। तो आपको कहें कि समाजवादी समाज कहाँ नजर आता है, ऋग्वैदिक काल में, पर संपत्ति की अवधारणा, लोहे के विकास, लोहे की खोज से संपत्ति की अवधारणा के कारण महाजनपद काल में चरम पर चीजें नजर आएंगी, विषमता चरम पर नजर आएगी। एक वर्ग साधन संपन्न होगा, एक वर्ग साधनहीन होगा, राजा दैवीय शक्ति से युक्त होकर जनता पर निरंकुश स्तर पर कार्य करते हुए नजर आएगा, कर्म कांडों पर बल दिया जा रहा होगा, शूद्रों की स्थिति और महिलाओं दासों की स्थिति निम्न होगी। और इन्हीं सबसे, इन्हीं महाजनपदकालीन इन्हीं कुरीतियों, मतलब एक समाज कैसा हो जाएगा, राजनीति के जकड़ जाएगी, मतलब इस जकड़न से, इस जो समाज की प्रगति है जो अवरुद्ध हो गई, उससे बाहर निकालने के लिए, समाज को प्रगतिशील समाज को लाने के लिए, स्थापित करने के लिए बौद्ध और जैन धर्मों का क्या होगा, उदय होगा। तो महाजनपद काल में आकर फिर से भारत में यही पुरानी संस्कृति को स्थापित करने का काम कौन करेंगे, जैन और बौद्ध धर्म। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, और महाजनपदकालीन समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था के इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।